अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी कब्र का शोला, पहला हिस्सा। अंबर थ्यूसोंग और जूली सोंग को केटी की खुशबू करीब आती महसूस हो रही थी। इसका मतलब था कि केटी उनके आसपास पहुंच चुकी थी। अंबर थ्यूसोंग और जूली सोंग जल्दी से होटल की खिड़की में आकर नीचे सड़क पर देखने लगे। अचानक उन्हें एक पुलिस की वैगन तेजी से अपनी तरफ आती नजर आई। उसमें केटी सवार थी। केटी अकेली थी। उसके पीछे कुछ फासले पर पुलिस की वैगन लगी थी। अंबर ने थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग, केटी किसी मुश्किल में फंसी है। इस वक्त तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? जूली सोंग बोली, हाँ थ्यूसोंग, फौरन केटी की मदद करो। उसके पीछे ना जाने यहाँ की पुलिस क्यों लगी हुई है। थ्यूसोंग कहने लगा, मैं इन पुलिस वालों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। ये कहकर थ्यूसोंग जल्दी से होटल की पहली मंजिल पर आया और फिर सड़क पर आकर खड़ा हो गया। केटी ने भी थ्यूसोंग को देख लिया था। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, थ्यूसोंग, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। थ्यूसोंग बोला, कोई बात नहीं, मैं पुलिस की खबर लेता हूँ। इतना कहकर थ्यूसोंग सड़क के दरमियान में आ गया। सामने से पेरिस की पुलिस की वैगन तेजी से आ रही थी। इंस्पेक्टर पुलिस ने एक आदमी को सड़क के दरमियान में खड़े देखा तो ब्रेक लगा दी। यही उसने गलती की। उसे चाहिए था कि वो थ्यूसोंग को बचाकर आगे निकल जाता। जो ही पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई, थ्यूसोंग ने गाड़ी में छलांग लगा दी। वैगन में पुलिस के 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर सवार था। सबसे पहले थ्यूसोंग ने इंस्पेक्टर की गर्दन पर अपनी उंगली लगाई। उंगली के लगते ही पुलिस का ये इंस्पेक्टर चूया से भी छोटा हो गया। सिपाही थ्यूसोंग पर लपके एक ने गोली चला दी। गोली थ्यूसोंग के बाजू को लगी, मगर थ्यूसोंग को कुछ ना हुआ। थ्यूसोंग ने दोनों सिपाहियों को वहीं दबोच लिया और उनकी गर्दनों पर भी अपनी उंगली लगा दी। दोनों सिपाही भी चूहों से छोटे छोटे होकर वैगन में फुदकने और शोर मचाने लगे। इंस्पेक्टर पहले ही छोटा सा होकर शोर मचा रहा था। थ्यूसोंग ने वैगन को सड़क पर से निकाला और शहर से बाहर ले जाकर दरिया किनारे गड्ढे में फेंक दिया। यहाँ से थ्यूसोंग वापस अपने होटल में आया तो केटी वहां अंबर और जूली सोंग के पास बैठी अपने सनसनीखेज वाकयात उन्हें सुना रही थी। थ्यूसोंग भी केटी से मिलकर बहुत खुश हुआ। अंबर ने पूछा, उन्हें कहाँ छोड़ आए हो थ्यूसोंग? थ्यूसोंग बोला, मैंने उन्हें चूहे बनाकर यहाँ से दूर वैगन समेत एक गड्ढे में फेंक दिया है, मगर होटल के बाहर केटी की वैगन खड़ी है। पुलिस उसे देखकर उसकी तलाश में यहाँ पहुंच सकती है। जूली सोंग ने कहा, अंबर भैया, तुम जरा अपनी ताकत का मुजाहिरा करो और इस वैगन को यहाँ से उठाकर दरिया में फेंक दो। अंबर ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है। उसी वक्त अंबर होटल से उतरकर नीचे आया, पुलिस की वैगन में बैठा और उसे दूर ले जाकर दरिया सीन में फेंक दिया। वापिस आकर उसने कहा, मैंने पुलिस की वैगन को दरिया में डबो दिया है। लेकिन केटी, तुम्हें नाग और मारिया का भी कुछ पता है? केटी ने कहा, मैं उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा ख्याल था कि वो तुम लोगों के पास होंगे, मगर यहाँ आते ही मुझे सिर्फ तुम तीनों की खुशबू आई। नाग और मारिया की खुशबू नहीं आई थी। मैं समझ गई कि नाग और मारिया यहाँ नहीं है। जूली सोंग बोली, खुदा ने चाहा तो नाग और मारिया भी कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगे। थ्यूसोंग कहने लगा, लेकिन अंबर, अब हमारा इस होटल में रहना ठीक नहीं, क्योंकि जिन सिपाहियों को मैंने चूहा बनाया है वो किसी न किसी तरह थाने पहुंचकर ये बता देंगे कि केटी की वैगन इस होटल के पास आकर रुकी थी। केटी बोली, ऐसी बात है तो हम होटल बदल देते हैं, मगर तुम लोग होटल के अखराजात कहाँ से देते हो? क्या तुम्हारे पास काफी दौलत है? जूली सोंग बोली, हम पेरिस के किसी बैंक से कुछ रकम उड़ाने के बारे में सोच रहे थे, मगर अब दूसरे होटल में जाने से पहले इस रकम का मौजूद होना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ के होटल पहले एडवांस पैसे लेते हैं। अंबर ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, रुपयों का अभी बंदोबस्त हो जाता है। ये काम मैं और थ्यूसोंग अभी कर देते हैं। चलो थ्यूसोंग, किसी बैंक की तरफ चलते हैं। थ्यूसोंग ने केटी और जूली सोंग को ताकीद की कि वो उनके वापस आने तक होटल के कमरे से बाहर ना निकलें। फिर वो और अंबर होटल से निकलकर पेरिस की एक सबसे बारौनक सड़क पर आ गए। यहाँ एक बहुत बड़ा बैंक था। अब ये तो आपको मालूम ही है कि नाग को यहूदी जादूगर राबी ने तिलिस्म की मदद से अपने कब्जे में कर रखा है। नाग सांप की शक्ल में है। तिलिस्म की वजह से उसके जिस्म से खुशबू नहीं निकल रही और वो खुद भी थ्यूसोंग, अंबर, मारिया और केटी जूली सोंग की खुशबू महसूस नहीं कर सकता। यहूदी राबी नाग को पेरिस में इसलिए लाया है कि कीमती फिरौनी हीरा इस वक्त पेरिस के एक बैंक के लॉकर में बंद है। लालची यहूदी राबी नाग की मदद से ये कीमती फिरौनी हीरा अपने कब्जे में करना चाहता है। राबी भी नाग के साथ इसी शहर पेरिस के एक मामूली दर्जे के होटल में ठहरा हुआ था। उधर अंबर और थ्यूसोंग होटल से निकले और दूसरी तरफ यहूदी राबी भी नाग को जेब में डालकर होटल से निकला। इत्तेफाक से जिस बैंक में फिरौनी हीरा लॉकर में पड़ा था, अंबर और थ्यूसोंग भी उसी बैंक से अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ रकम उड़ाना चाहते थे। थ्यूसोंग और अंबर अभी बैंक के रास्ते में ही थे कि दूसरी तरफ यहूदी राबी नाग को लेकर बैंक की पिछली गली के एक वीरान मकान में पहुंच चुका था। उसने नाग को जेब से निकालकर अपने सामने फर्श पर बिठा दिया और तिलिस्म पढ़कर कहा, नाग देवता,
मैं सामरी के नाम पर तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस बैंक के लॉकर नंबर 112 में से फिरौनी हीरा निकालकर मेरे पास ले आओ। नाग पर चूंकि सामरी के जादू का असर था, इसलिए वो इनकार न कर सका और वीरान मकान की खिड़की से नीचे उतरा और साथ वाले बैंक की पिछली दीवार पर चढ़कर एक पाइप में से गुजर गया और उस कमरे में आ गया जहां दीवार में लॉकर बने हुए थे। हर लॉकर को ताला लगा हुआ था। नाग ने उन लॉकरों को गौर से देखा। उसे एक लॉकर में से फिरौनी हीरे की खास बू आ रही थी। उस लॉकर का नंबर 112 था। नाग रेंगता हुआ लॉकर के पास आ गया। उसने मुंह से फुंकार निकाली और उसकी फुंकार का शोला लॉकर के ताले पर पड़ा। ताला पिघल कर बह गया और लॉकर का छोटा सा ताकचा खुल गया। नाग लॉकर में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि लॉकर के अंदर फिरौनी हीरा चमक रहा है। ये हीरा आलूचे जितना बड़ा था और इसकी इतनी चमक थी कि लॉकर रोशन हो रहा था। नाग सांप की शक्ल में आगे बढ़ा ताकि इस फिरौनी हीरे को अपने मुंह में उठाए और यहूदी राबी को जाकर दे दे। जो ही वो अपना मुंह हीरे के सामने ले गया, अचानक हीरे के अंदर फिरौन की शक्ल जाहिर हुई। फिरौन ने अपने सर पर सोने के सांप का ताज पहन रखा था। गले में सोने का हैकिल था। फिरौन को हीरे के अंदर बंद देखकर नाग वहीं रुक गया, मगर उस पर यहूदी के तिलिस्म का असर था। उसने हीरे को उठाने के लिए मुंह आगे किया ही था कि हीरे के अंदर बैठे फिरौन ने कहा, नाग, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये कीमती हीरा फिरौनों के खानदान की आखिरी निशानी है? नाग पर तिलिस्म का असर था। उसने फिरौन की बात पर कोई ध्यान ना दिया और हीरे को मुंह में उठाने के लिए मुंह खोला ही था कि फिरौन ने हीरे के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला और नाग को पकड़कर हीरे के अंदर करने के बाद अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया। फिरौन की कलाई से लिपटते ही नाग को कोई होश ना रहा। इसके साथ ही लॉकर के अंदर वाला फिरौनी हीरा गायब हो गया। दूसरी तरफ यहूदी राबी वीरान मकान में नाग का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब देर हो गई और नाग ना आया तो यहूदी को फिक्र हुई। वो वीरान मकान से निकलकर बैंक के दरवाजे पर आ गया कि शायद नाग इस तरफ से बाहर निकले। जिस वक्त यहूदी राबी बैंक के दरवाजे में एक तरफ बेंच पर बैठा नाग के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, ऐन उस वक्त थ्यूसोंग और अंबर बैंक में दाखिल हुए। दोनों सीधे बैंक के खजांची के काउंटर पर चले गए। खजांची नोटों से भरे हुए संदूक के पास कुर्सी पर काउंटर के पीछे बैठा लोगों को उनकी रकमें गिन गिन कर दे रहा था। थ्यूसोंग ने अंबर को इशारा किया। अंबर खामोशी से दरवाजे के पास फ्रांसीसी गार्ड के पास आकर बेंच पर बैठ गया। उसी बेंच पर यहूदी राबी भी बैठा बेचैन नजरों से नाग को तलाश कर रहा था। खजांची के काउंटर पर लोगों की कतार लगी थी। थ्यूसोंग कतार में खड़ा हो गया। अंबर दूर से उसे देख लेता था। उसने अपने साथ बैठे यहूदी राबी को बेचैनी से इधर उधर देखते पाया तो यूं ही टाइम गुजारने की गर्ज से उसे बातें करने लगा। उसने पूछा, आप मुझे कुछ घबराए हुए लगते हैं, क्या आपको किसी का इंतजार है? यहूदी राबी ने अंबर की तरफ एक नजर देखा और फिर बैंक के उस कमरे की तरफ तकने लगा जहां हीरे का लॉकर था। आहिस्ता से बोला, मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। अंबर ने देखा कि थ्यूसोंग काउंटर पर खजांची के पास पहुंच चुका था। अंबर को इस गार्ड को संभालना था जो राइफल लिए बैंक के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। थ्यूसोंग की तरफ देखकर खजांची ने पूछा, तुम्हारे टोकन का नंबर क्या है मिस्टर? थ्यूसोंग के पास तो कोई टोकन नहीं था। उसने मुस्कुराकर नोटों के भरे हुए संदूक की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, मिस्टर, अगर तुम इसी हालत में जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे खामोशी के साथ नोटों की एक गड्डी निकाल कर दे दो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रांसीसी खजांची समझ गया कि ये कोई बैंक चोर है। थ्यूसोंग भी खूब जानता था कि खजांची एक सेकंड की देर किए बगैर खतरे के अलार्म का बटन दबा देगा। थ्यूसोंग ने हाथ आगे बढ़ाया और खजांची की गर्दन से उंगली लगा दी। उंगली के लगते ही खजांची चूहे जितना छोटा हो गया और अपने आप को दहशत भरी नजरों से देखने लगा। थ्यूसोंग ने इस ख्याल से कि दूसरों को पता ना चल जाए खजांची को उठाकर जेब में रख लिया और साथ ही नोटों के संदूक में से हजार हजार फ्रांक के नोटों की 4 गड्डियां उठा लीं और काउंटर से हट गया। मगर खजांची के साथ वाले क्लर्क ने थ्यूसोंग को नोट उड़ाते देख लिया था, लेकिन वो खजांची के गायब हो जाने से खौफजदा भी था। लेकिन इसके बावजूद उसने खतरे का अलार्म का बटन दबा दिया। बटन के दबते ही बैंक में खतरे का अलार्म चीख उठा। गार्ड अलार्म की आवाज सुनकर राइफल तानकर अंदर की तरफ चला ही था कि अंबर ने आहिस्ता से उसके पेट में एक मुक्का मार दिया। एक मुद्दत के बाद अंबर ने अपनी ताकत को आजमाया था। ये मुक्का किसी बहुत बड़े हथौड़े की तरह गार्ड के पेट में लगा और वो वहीं दोहरा होकर गिरा और बेहोश हो गया। यहूदी राबी ये सारा मंजर देख रहा था। वो समझ गया कि इस आदमी के मुक्के में कोई तिलिस्मी ताकत थी, वरना एक मुक्के से कोई आदमी इस तरह गिरकर बेहोश नहीं हो जाता। इतने में थ्यूसोंग भागकर अंबर के पास आया और बोला, निकल चलो यहाँ से। अंबर और थ्यूसोंग छलांग लगाकर सड़क पर आ गए। यहूदी राबी ने उन दोनों को एक टैक्सी में सवार होते देखा तो टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। अंबर और थ्यूसोंग टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। बैंक में पुलिस आ गई। यहूदी को अपनी पड़ी थी। नाग अभी तक फिरौनी हीरा लेकर नहीं आया था। वो वहीं बेंच पर बैठा रहा। पुलिस ने खजांची की तलाश शुरू कर दी मगर वो गायब था। पुलिस ने सारे बैंक की तलाशी का हुक्म दिया ताकि पता चल सके कि क्या क्या चीज चोरी हुई है।
कुछ सिपाही अंबर और थ्यूसोंग की तलाश में निकल पड़े। बैंक का मैनेजर पुलिस इंस्पेक्टर को लॉकरों वाले कमरे में ले गया। जहां सारे लॉकर खोले गए तो ये पता चला कि एक लॉकर में से फिरौनी हीरा गायब है। ये करोड़ों रुपए का नुकसान था। बैंक का मैनेजर तो इस सदमे से गश खाकर गिर पड़ा। बैंक में शोर मच गया कि लॉकर में से करोड़ों रुपए की मालियत का फिरौनी हीरा गायब हो गया है और चोर उसे भी उड़ाकर ले गए हैं। ये बात यहूदी राबी ने सुनी तो सख्ते में आ गया। अगर चोर फिरौनी हीरा चुरा कर ले गए हैं तो फिर ना कहाँ है? उस पर तो मैंने तिलिस्म किया हुआ था। उससे तो दुनिया की कोई ताकत हीरा नहीं छीन सकती थी। यहूदी राबी ने अंबर और थ्यूसोंग की शक्लें देख ली थीं। उसे यकीन था कि यही चोर हैं और यही फिरौनी हीरा चुरा कर ले गई हैं। उसने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया था जिसमें बैठकर अंबर और थ्यूसोंग भागे थे। यहूदी राबी उसी वक्त बैंक से बाहर आ गया। वो सामने टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वही टैक्सी वाला वापस आ गया जिसमें अंबर और थ्यूसोंग बैठे थे। यहूदी ने आगे बढ़कर टैक्सी ड्राइवर को 100 फ्रांक का नोट दिया और पूछा कि इसमें जो 2 आदमी बैठे थे वो उन्हें कहाँ छोड़ कर आया है। टैक्सी ड्राइवर ने नोट जेब में डाला और बोला, मैंने उन्हें होटल सीन पर छोड़ा है। यहूदी राबी ने कहा, मुझे भी वहां ले चलो, और वो टैक्सी में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद यहूदी राबी उस होटल के बाहर खड़ा था जिसके एक कमरे में थ्यूसोंग, जुलीसोंग और अंबर बैठे नोट गिन रहे थे। अंबर ने कहा, काफ़ी रकम हमारे पास आ गई है। अब हम पेरिस के किसी भी शानदार होटल में 6 महीने तक रह सकते हैं। जुलीसोंग ने पूछा, मगर खजांची को कहाँ छोड़ाए हो? थ्यूसोंग भाई, थ्यूसोंग ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने उसे एक बाग की झाड़ी में फेंक दिया था। अब तक वो वहीं पड़ा होगा। अंबर से केटी ने कहा, हो सकता है पुलिस उस टैक्सी वाले को तलाश कर ले जो तुम्हें यहाँ छोड़ गया है और फिर यहाँ भी पहुँच जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इसी वक्त इस होटल से निकलकर दूसरे होटल में चले जाना चाहिए। ख्याल बुरा नहीं, अंबर ने कान खुजाते हुए कहा। थ्यूसोंग बोला, फिर देर किस बात की है? हमने इस होटल का बिल अदा कर दिया है। चलो एयरपोर्ट के करीब जो सबसे बड़ा ऑर्ले होटल है वहां चले चलते हैं। अंबर, थ्यूसोंग, जुलीसोंग और केटी के पास कोई सामान तो था नहीं। वो उस वक्त होटल के कमरे से निकलकर नीचे सड़क पर आ गए। यहाँ यहूदी राबी पहले ही उनकी तलाश में मौजूद था। उसने देखा कि 2 खूबसूरत औरतों यानी केटी और जुलीसोंग के साथ वही 2 हीरे के चोर यानी अंबर और थ्यूसोंग टैक्सी को देख रहे हैं तो यहूदी चौकस हो गया। जो ही अंबर, थ्यूसोंग, जुलीसोंग और केटी एक खाली टैक्सी में बैठकर रवाना हुए, यहूदी राबी भी दूसरी टैक्सी लेकर उनके पीछे लग गया। जुलीसोंग, थ्यूसोंग, अंबर और केटी की टैक्सी शहर से निकलकर हवाई अड्डे के पास एक आलीशान होटल ऑर्ले के पोर्च में आकर रुक गई। अंबर, थ्यूसोंग वगैरह ने उसी वक्त पेश की रकम देकर होटल की पहली मंजिल में 2 कमरे किराए पर ले लिए। एक कमरा केटी और जुलीसोंग के लिए और एक कमरा थ्यूसोंग और अंबर के लिए। सब एक कमरे में जमा हो गए और गौर करने लगे कि उन्हें नाग और मारिया की तलाश के सिलसिले में अब क्या करना चाहिए। अंबर बोला, एक बात तो साबित हो गई है कि नाग और मारिया शहर में नहीं है, वरना उनकी खुशबू यहाँ जरूर होती। केटी कहने लगी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो इसी शहर में किसी जगह कैद हों और उन पर किए गए तिलिस्म की वजह से उनकी खुशबू हम तक ना पहुंच रही हो। अंबर बोला, बस इसी एक उम्मीद पर तो हम यहाँ रुके हुए हैं। थ्यूसोंग ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 1 महीना यहाँ उनको देखना चाहिए। उसके बाद किसी दूसरे शहर में चलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जुलीसोंग बोली, ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि एक दिन अंबर और केटी उन्हें तलाश करने जाएं और एक दिन मैं और थ्यूसोंग उनकी तलाश में निकलेंगे। अंबर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो फिर मेरा ख्याल है कि अब शाम होने वाली है। आज की रात जुलीसोंग और थ्यूसोंग को तलाश पर निकलना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं। थ्यूसोंग बोला, और जुलीसोंग को भी क्या एतराज हो सकता था? उसने कहा, मैं तैयार हूँ। अंबर ने मशवरा दिया कि शाम का अंधेरा हो गया है, अब तुम दोनों को निकल जाना चाहिए, मगर तुम्हें हर तरह से खबरदार रहना होगा। जुलीसोंग बोली, तुम फिक्र न करो अंबर भाई, हम कोई आम इंसान नहीं हैं। दोनों बहन भाई भी हैं और खलाई मखलूक भी हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहकर थ्यूसोंग और जुलीसोंग होटल से निकल पड़े। नीचे काउंटर पर यहूदी राबी अभी तक खड़ा काउंटर वाले से अंबर थ्यूसोंग का कमरा नंबर मालूम कर रहा था। उसे कमरों के नंबर मालूम हो गए थे और वो ऊपर जाने ही लगा था कि उसकी नज़र थ्यूसोंग और जुलीसोंग पर पड़ी। थ्यूसोंग को यहूदी ने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो बैंक में डाका मारकर भागा था और यकीनी बात है कि फिरौनी हीरा भी इसके पास होगा। यहूदी राबी वहीं रुक गया। अब उसने ऊपर जाने का ख्याल छोड़ दिया और थ्यूसोंग के ताकुब का फैसला कर लिया। थ्यूसोंग और जुलीसोंग टैक्सी में बैठकर पेरिस शहर के वीरान इलाकों में आ गए। अब वो नाग और मारिया को शहरी आबादी से हटकर वीरान इलाकों मसलन कब्रिस्तान वगैरह में ढूंढना चाहते थे। उन्होंने शहर के एक तारीखी और बहुत पुराने कब्रिस्तान के गेट के करीब टैक्सी छोड़ दी और कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। इस कब्रिस्तान में 300, 400 साल पुरानी कब्रें थीं। यहूदी ने जब इन लोगों को कब्रिस्तान में दाखिल होते और टैक्सी छोड़ते देखा तो उसने भी टैक्सी छोड़ दी और दूसरे छोटे दरवाजे से कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अब रात हो गई थी। कब्रिस्तान के गेट पर बिजली के 2 बल्ब रोशन थे।
मगर कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा था। अंबर, थ्यूसोंग, जूली सोंग और केटी तो उस अंधेरे में भी कब्रों को देख सकते थे, बल्कि वो उन पर लगे हुए पत्थर के खतबे भी पढ़ सकते थे जिन पर मरने वालों के नाम लिखे हुए थे। अंबर ने कहा, इस कब्रिस्तान में फ्रांस के बड़े मशहूर लोग दफन हैं। थ्यूसोंग बोला, इनमें मशहूर फलसफी, शायर, अदीब और साइंसदान भी हैं। केटी एक कब्र पर लगे हुए कतबे को गौर से पढ़ रही थी। कहने लगी, देखो अंबर, इस कब्र में एक ऐसा साइंसदान दफन है जिसने आज से 200 साल पहले कहा था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और उसे ये कहने के जुर्म में यहाँ इस कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया था। अंबर बोला, आज से 200 साल पहले यहाँ फ्रांस में खास किस्म के फिरके के मानने वालों की हुकूमत थी। वो लोग कहते थे कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। हालांकि ये बात गलत थी। चुनांचे जब उस साइंसदान ने तहकीक करने के बाद लोगों को बताया कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो उस बेचारे को मजहबी फिरके के लोगों ने यहाँ जिंदा दफन करके हलाक कर डाला। थ्यूसोंग बोला, ये तो बड़े जुल्म की बात है। अंबर ने कहा, उस जमाने में लोगों पर बड़े जुल्म होते थे। जो कोई उस हुक्मरान फिरके के खिलाफ कोई बात कहता, उसे या तो जिंदा दफन कर दिया जाता या आग में डालकर जला दिया जाता था। केटी कहने लगी, अगर ये शख्स जिंदा दफन कर दिया गया है तो इसकी रूह यहाँ के रस्म और रिवाज के मुताबिक इसी कब्रिस्तान में भटक रही होगी, क्योंकि उसको जबरदस्ती मारा गया है। अंबर और थ्यूसोंग खामोशी से कब्र को देख रहे थे। जूली सोंग बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं अभी उस मुर्दे की रूह से बात करती हूँ। फिर रूह ने अगर कहा कि उसकी बाकायदा जनाजे की रस्म अदा की जाए तो हम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा ही कर देंगे, ताकि उस नेक और सच्चे साइंसदान की रूह को इस अजाब से निजात मिल जाए। अंबर बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है। जूली सोंग, तुम तो मुर्दों से वैसे ही बात कर लेती हो, जरा इस साइंसदान की भटकती रूह से भी बात करो। जूली सोंग ने कहा, कब्र को एक तरफ से खोलना पड़ेगा। थ्यूसोंग ने कब्र पर हाथ फेरा और बोला, बड़ी खस्ता कब्र है, अभी इसे एक तरफ से खोल देते हैं। अंबर और थ्यूसोंग ने 1 मिनट के अंदर अंदर साइंसदान की कब्र को सरहाने की तरफ से खोल दिया। यहूदी राबी भी कब्रिस्तान में छुपा इन लोगों को ये कार्रवाई करते देख रहा था। जब उसने देखा कि ये लोग कब्र को खोल रहे हैं तो समझ गया कि ये फिरौनी हीरे को इस कब्र में दबा रहे हैं ताकि बाद में आकर उसे निकाल कर ले जाएं। वो एक कब्र के पीछे छुपकर अंधेरे में लोगों को कब्र खोदते देखता रहा। सरहाने की तरफ से कब्र में से मुर्दा साइंसदान की खोपड़ी नजर आने लगी। जूली सोंग ने झुककर हाथ आगे बढ़ाया और मुर्दे की खोपड़ी पर हाथ रख दिया और पूछा, ऐ खोपड़ी, अगर तेरी रूह यहाँ कहीं भटक रही है तो मुझसे बात कर। अगर तू ऊपर आलमे बरज़ख में है तब भी वहां से आकर मुझसे बात कर। खोपड़ी में हरकत पैदा हुई और फिर अंबर, केटी, जूली सोंग और थ्यूसोंग को एक कमजोर मगर दर्दनाक आवाज सुनाई दी। ये किसी मर्द की आवाज थी। मैं फ्रांस के मशहूर साइंसदान केलास की भटकती हुई रूह हूँ। 200 बरस बाद मैं बोल रही हूँ, क्या तुम जानती हो कि मेरे जिस्म को जाहिल लोगों ने जिंदा दफन कर दिया था? जूली सोंग ने कहा, हाँ, हम सब जानते हैं। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं और हम सबको इसका बड़ा दुख है। तुम ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें कि तुम्हारी भटकती रूह को चैन नसीब हो। साइंसदान की भटकती रूह ने कहा, जिस मुतअस्सिब पादरी ने मेरी साइंसी मालूमात को झूठ करार देकर मुझे इस कब्र में दफन कर दिया था, उसने दफन करने से पहले मेरे गले में से सोने का एक लॉकेट उतार कर अपने पास रख लिया था। ये लॉकेट मुझे मेरी बीवी ने तोहफे में दिया था। अगर तुम ये लॉकेट लाकर मेरी कब्र में दफन कर दो तो मेरी भटकती हुई रूह को निजात मिल जाएगी और मैं जन्नत में अपनी प्यारी बीवी के रूह के पास पहुंच जाऊंगा। जूली सोंग ने कहा, मगर ये लॉकेट मुझे कहां से मिलेगा? भटकती रूह ने कहा, उस मुतअस्सिब पादरी के खानदान में यह लॉकेट अभी तक महफूज चला आता है और अब उसके खानदान के एक पादरी के पास है जो तिलोजे गांव के गिरजा का पादरी है। जूली सोंग ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि वो लॉकेट लाकर तुम्हारी कब्र में दफन कर दूंगी। केटी ने मुर्दे की रूह से पूछा, क्योंकि केटी भी मुर्दे से बात कर सकती थी। ये बताओ कि हमारे साथी नाग और मारिया कहाँ हैं? भटकती रूह ने कहा, मैं 200 साल से इसी कब्रिस्तान में भटक रही हूँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मारिया के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकूंगी। हाँ, नाग के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। अंबर, थ्यूसोंग और जूली सोंग के कान खड़े हो गए। केटी ने पूछा, नाग कहाँ होगा इस वक्त? भटकती रूह ने कहा, जिस शख्स ने नाग को अपने तिलस्म में कैद किया था वो इस वक्त इसी कब्रिस्तान में है। अंबर, थ्यूसोंग कब्रिस्तान के अंधेरे में इधर उधर देखने लगे।